ओके, गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर खत्म हो जाना है ये। कल हमने टॉपिक किया था ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लानिंग हमारा हो गया, ऑडिट स्ट्रैटेजी हो गया, ऑडिट प्रोग्राम हो गया। ऑडिट स्ट्रैटेजी के याद है कितने टॉपिक्स थे? सोच के देखिए नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने थे। ठीक है, जिसके अंदर पहला आपके पास था मीनिंग, दूसरा था हेल्पफुल या बेनिफिट्स, तीसरे में एस्टेब्लिशमेंट और रिलेशनशिप। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का पेट वो क्या है? एसटीडी है ना, उसकी पेट जो लाइन है दैट सेट द एसटीडी, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड देन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। उसके बाद था ये नेसेसरी है, जरूरी है ऑडिट एश्योरेंस के लिए। सीक्वेंस में पहले क्या आता है? पहले आती है स्ट्रैटेजी यानी कि ओवरऑल बेसिस पे, फिर ऑडिट प्लानिंग थोड़ा सा डिटेल में, तीसरे नंबर पे ऑडिट प्रोग्राम। उसके बाद बेनिफिट या हेल्पफुल या असिस्टेंस ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्या इसी कोई मेमोरी टेक्निक थी? डैड की टाइमिंग। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स में क्या था? डैड की टाइमिंग। तो इसके अंदर सबसे पहला था डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, दूसरा आपके पास था ए से एलोकेट द रिसोर्सेज, फिर था डी से डायरेक्शन सुपरविजन या मैनेजिंग द रिसोर्सेज, एंड उसके ऊपर इंप्रूवमेंट या सुजेशंस, और था टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। टॉपिक क्या था ये? बेनिफिट्स या हेल्पफुल ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। थर्ड आपके पास था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी, केयर फैक्टर्स। सी से आपके पास था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। दूसरा आपके पास था ए से ए से हाँ ए से ही था रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। सी ए आर से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ई से एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और उसके बाद था फैक्टर्स, कंसीडर द फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट। और लास्ट टॉपिक आपके पास था रिलेशनशिप। बताओगे किस किस का रिलेशनशिप पूछा गया था? स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का था या स्ट्रैटेजी और प्रोग्रामिंग का था? यानी कि पहले प्लानिंग हो चुकी है, स्ट्रैटेजी हो चुकी है, इन दोनों का रिलेशनशिप था। सबसे पहला मुश्किल पॉइंट क्लोजली इंटरलिंक्ड। दूसरा पहले स्ट्रैटेजी आती है फिर प्लानिंग, फिर स्ट्रैटेजी का मीनिंग एसटीडी लिख दो, और उसके बाद वेरियस मैटर्स। सिक्वेंशियल वाला एक पॉइंट था आपके पास कि जरूरी नहीं है सिक्वेंशियल ही हो, वो सिचुएशन बेस्ड भी आपके पास कुछ चेंजेस हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आया था ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में आपके पास था सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन, series of verification procedure to be applied on FS and ठीक है। उसके बाद मीनिंग में आपके पास ये डिटेल ऑडिट आपके पास रहती है बिगर क्लाइंट्स के लिए या एमएनसीज के लिए आपके पास काम रहती है, जिसमें आप इंटर रिलेशनशिप बड़े सारे ऑडिट स्टेप्स की कंसीडर करते हो। डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स जो मैनुअल भी हो सकती हैं, ऑनलाइन भी हो सकती हैं। ठीक है, इन डेप्थ ऑडिट होती है और बेसिस फॉर सुपरविजन। उसके बाद आपके पास था नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द बिजनेस। इसके अंदर आपके पास 4 पॉइंट है। सबसे पहला बिजनेस वैरी करते हैं, उसके बाद ऑडिटर की सर्विस भी वैरी करेंगी उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पे है प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाता सभी के लिए, और लास्ट में आपके पास था नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है कि किस हिसाब के आपको काम है और किस हिसाब से आपको उसका ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास था पीरियडिक रिव्यू। पीरियडिक रिव्यू की मेमोरी टेक्निक क्या थी? रोक। आर से क्या था? रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंसेस। ओ से आपके पास था ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहो जब तक ऑफिशियली चेंज नहीं करी। सी से क्या था? चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज, और ऑडिट प्रोग्राम कीप अप टू डेट। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक था कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। इसमें आपके पास था सबसे पहले आप अपनी स्कोप और लिमिटेशंस को ध्यान में रख के चलो। दूसरा था जो भी एविडेंसेस, बेस्ट एविडेंसेस अपने बीच में चुनो। स्टेप्स या प्रोसीजर जो यूजफुल है उसको कंसीडर करके चलो। एरर्स को आप उनकी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करके चलो और कोऑर्डिनेट करके चलो। कंस्ट्रक्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला स्कोप और लिमिटेशंस, दूसरा बेस्ट एविडेंसेस, तीसरा स्टेप्स प्रोसीजर वगैरह वेरिफिकेशन के, चौथा एरर्स को कंसीडर, पांचवा कोऑर्डिनेट करके चलो।
उसके बाद है ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। इस हिसाब से बनाओ आपको सारे के सारे एविडेंसेस मिल सके। तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आप बनाओगे कि वही वाली जो आपके पास हेडिंग है उसी को लिख दो कि ऑडिट प्रोग्राम इस हिसाब से डिजाइन करो कि ऑडिट एविडेंस सारे मिल सके। दूसरे में एक्सपर्ट की नॉलेज और एक्सपीरियंस को कंसीडर करके चलो तब जाके ऑडिट प्रोग्राम बनाना। और तीसरे में था जो आपकी पिछली नॉलेज है सेम ऑडिट में उसको भी कंसीडर कर लेना और अगर चेंजेस की जरूरत पड़े तो कर लेना। सेल्स की इसमें एग्जांपल दी हुई थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंट्रीज थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिजिकल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज से ले लो, मिनट्स वगैरह ले लो, एरिथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह कुछ भी करवा के देख लो। ये सारे क्या थे आपके पास एग्जांपल थे टाइप्स और सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस हो सकती है, मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन ले लो, थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन ले लो, माइन्यूट्स वगैरह चेक करके देख लो। उसके बाद आपके पास था डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें आपके पास हेडिंग थी रिटर्न होना चाहिए। दूसरा था ऑडिट के ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शन दे के रखो किसको, असिस्टेंट्स को। तीसरा रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, कितना प्लेस करोगे उसको। अगर आपको ये लग रहा है कि किसी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके ऊपर मतलब रिलायंस कर सकते हो और अपना ऑडिट प्रोग्राम थोड़ा सा लीनिएंट बना सकते हो। ठीक बोल रहा हूं मैं। अगर किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ तब आपको ऑडिट प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा या तब भी लीनिएंट चल सकता है, तब आपको स्ट्रॉन्ग ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल थोड़ा सा वीक हुआ तो। उसके बाद टाइमिंग्स देख लो ऑडिट प्रोसीजर्स की और लास्ट में ऑडिट प्लानिंग। एडवांटेजेस में था GMCS 5 और डिसएडवांटेज था मिस्टर III। आज का पहला टॉपिक आपके पास है essay 220। सर essay 220 तो हमारा हो चुका है, पहले चैप्टर में हुआ था ना। तो वहां पे देखो essay 220 का लिंकेज वो था, टॉपिक था। यहाँ पे भी essay 220 का थोड़ा बहुत टॉपिक है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क। यहाँ पे मेनली इन्होंने दिए हुए डेलीगेशन, सुपरविजन और ऑडिट वर्क के लिए। essay 220 फिर से वही है, क्वालिटी कंट्रोल किसके ऊपर लगता है, फर्म के ऊपर लग रहा होता है कि फर्म को, सीए फर्म को भी अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर अच्छे बनाने चाहिए ताकि आप अच्छे ढंग से क्लाइंट की ऑडिट कर पाओ। एज पर essay 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS। मेरे को स्टैंडर्ड का नाम याद मांगता है, स्टैंडर्ड का नेम याद करो क्या है, essay 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS। फिर से essay 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS लेज डाउन द स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। और इसके साथ मैं एक और वर्ड डालना चाहूंगा, ऑन CA फर्म्स एंड ऑडिटर्स। ऑन CA फर्म्स एंड ऑडिटर्स। तो essay 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS, essay 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS, जिसमें आपको कहते हैं कि ले डाउन द स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कहते हैं क्या के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। किसके ऊपर, CA फर्म के ऊपर या ऑडिटर्स के ऊपर। अ लॉट ऑफ वर्क इज डेलीगेटेड बाय ऑडिटर टू हिज असिस्टेंट। ठीक है, ऑडिटर शुड केयरफुली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DSR, इसको बोलते हैं DSR। एक हमारे पास था STD, उसकी फुल फॉर्म क्या थी, वो किसका पॉइंट था, ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटेजी का क्या था, STD। ये क्या है, DRS, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। तो ये दो ऐसे कुछ 2-3 ही आते हैं जो आपके साथ साथ चलते हैं। तो ऑडिटर शुड केयरफुली डायरेक्ट किसको, अपने असिस्टेंट्स को, उनको सुपरवाइज करना, उनको रिव्यू करना उनके काम को जो भी आपने डेलीगेट किया था। ये भी देखा जाए ऐसे 220 जो है ना वो CA फर्म्स को और ऑडिटर को बोल रहा है कि जो आपने अपनी टीम या असिस्टेंट सिलेक्ट की है ना ऑडिट में जाने के लिए, तो उनके काम को डायरेक्ट सुपरवाइज करते चले जाना। देखो अगर ये ऐसे ना बोलता, जर्नली भी तो आप फॉलो करेंगे ना एज ए CA, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशनल के लिए इन्होंने बता दिया कि जो भी आपके आर्टिकल्स काम कर रहे हैं ना तो उनको आप DSR तो जरूर करोगे, या अपने थ्रू या अपने पार्टनर के थ्रू या किसी सीनियर एम्प्लॉय के थ्रू, ताकि वो काम अच्छे से करें, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा सही सब चलता रहता तो सत्यम वाले कांड ना होते। सत्यम वाली कहानी चलो बाद में अपन डिस्कस करेंगे क्या थी। सत्यम वाला केस सुना हुआ है आप लोगों ने, पूरा डिटेल में कल अपन डिस्कस करेंगे सत्यम वाला केस क्या था, जहां पे उसके ऑडिटर्स इन्वॉल्व थे, तब जाके वो फ्रॉड हो पाए थे,
मतलब वो फ्रॉड कितने साल चलते रहे थे पता ही नहीं चला था। कंपनी अंदर से खोखली थी और वो विंडो ड्रेसिंग करते चले गए, कंपनी में पैसा ही बहुत है, कंपनी में पैसा बहुत है, जबकि कंपनी अंदर से खोखली हो चुकी थी। और जो उनके खुद के मालिक थे, TCWG वाले थे, उनके प्रमोटर थे, उन्होंने तो अपना पैसा पहले ही निकाल लिया था। कैसे? अपने शेयर्स बेच बेच के ना अपना पैसा निकाल के वो तो जा चुके थे, और नॉर्मल हम जैसी पब्लिक का पैसा वहां पे इन्वॉल्व हो चुका था, और वो सारा का सारा पैसा डूब गया। शेयर सीधा सीधा 6 रुपए या 7 रुपए पे आ चुका था। 1000 वाला शेयर, 500 वाला शेयर 6 रुपए पे आ गया था। तो उसमें सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है आपका CA, सफेद से ब्लैक बनाने में, ब्लैक से सफेद बनाने में, ठीक है, सारा काला धन का लेखा चिट्ठा। और अगर आपको कभी याद हो, जो पिछले 2018 CA डे वाले दिन 19 वाले दिन मोदी जी ने बड़ा कुछ बोला था हमारे CA के लिए, पर बात सही थी वो भी। ऑडिटर शुड ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर या एक्सपर्ट इज एडुकेट फॉर हिज पर्पस। तो कह रही है कि ऐसे 220 ना किसको संस्कार बांट रहा है। जैसे अगर आपने भागवत गीता सुनी थी जहां पे श्री कृष्ण जी किसको, अर्जुन को पाठ पढ़ा रहे थे ना, तो ऐसे 220 भी एक गीता ही है। ऐसे 220 एक गीता है जो पाठ पढ़ाया जा रहा है ऑडिटर को कि हे ऑडिटर, वहां पे था हे अर्जुन, यहाँ पे था हे ऑडिटर, आपने ध्यान रखना है जो आपने अपने असिस्टेंट को काम दिया है। तो ऐसे 220 एक तरह से श्री कृष्ण जी का रूप धारण कर रहा है, जो ऑडिटर के ऊपर लग रहा है कि आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और ये बोल रहे हैं कि हे ऑडिटर, अगर आप दूसरे ऑडिटर का और एक्सपर्ट का काम भी यूज कर रहे हो तो वो देख लो आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं। तो ये था आपका मीनिंग ऐसे 220 का, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS। क्या मेरे को नाम याद हो सकता है बिना देखे? क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS। ऐसे 210 का नाम याद हो सकता है? एग्रीइंग एंगेजमेंट एक्ट, एग्रीइंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, वो था एग्रीइंग ऑन द टर्म्स। ठीक है, ये ऐसे 220 का नाम फॉर ऑडिट ऑफ FS किसके ऊपर लग रहा है? CA फर्म के ऊपर और ऑडिटर के ऊपर लग रहा है। उसमें उन्होंने बोला कि आप लॉट ऑफ पावर डेलीगेट करते हो तो साथ साथ आपको DSR भी फॉलो करने हैं। यानी कि जो आपने असिस्टेंट को पावर डेलीगेट की, साथ साथ उसको DSR करते चले जाना। DSLR नहीं है, DSR है, ठीक है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। साथ साथ देखते चले जाओ, और साथ में ये भी देखते चले जाओ दूसरों का काम अगर आप यूज कर रहे हो, दूसरे कौन, अदर ऑडिटर या एक्सपर्ट, तो वो भी आपके लिए जरूर एडिक्वेट है कि नहीं। थर्ड में आपने DSR लिखा ना, फोर्थ के साइड पे लिखो अदर ऑडिटर्स वर्क, अदर ऑडिटर्स वर्क। Objective of the auditor is to implement quality control procedure at the engagement level। engagement level मतलब जब आप ऑडिट कर रहे हो, engagement का मतलब क्या होता है? काम करना। तो जब आप ऑडिट कर रहे हो तब आपको ये सारा कुछ इंप्लीमेंट करना है। That provide the auditor with reasonable assurance, ताकि उसके बाद ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस उसको मिल सके। ऑडिट कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सर ये पहले भी आ चुका है, 220 में यही तो था। 220 में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये पॉइंट था, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में यही पॉइंट था, बार बार यही आ रहा था, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या ये दो शब्द आपको याद हो सकते हैं ऐसे 220 में? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे CA एक्ट बना हुआ है, तो CA एक्ट को फुलफिल करो। आपने ईमेल्स नहीं भेजनी, बार बार तंग नहीं करना, बुक्स के ऊपर लियन नहीं रखना कि उसने पैसे नहीं दिए आपने बुक्स रख ली, ऐसे ऐसी चीजें नहीं करनी आपने, जाना है इज्जत से रहना है। ये तो होते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। एथिकल एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? लॉ को फॉलो करना। CA एक्ट में जो जो चीजें बोली हुई है उसको फॉलो करना, CA एक्ट को फॉलो करना, ये सब चीजें हैं। और ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, ऑडिटर ने क्या करना है कि जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनी हुई है, क्या उसके असिस्टेंट उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? DSR करेगा। ठीक है, याद रखना DSLR नहीं है, DSR याद रखना है। DSR डायरेक्ट, सुपरवाइज और रिव्यू करते चले जाना है। क्यों? ताकि उसको दो तरह का एश्योरेंस मिल सके। एक तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। दूसरा, लास्ट में हम उस क्लाइंट को जो ऑडिट रिपोर्ट देंगे वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। उसके बाद बस इतना था 220। यहाँ पे देखा जाए तो वही यहाँ से उठा के पहले चैप्टर में ही डाल देना चाहिए वैसे तो।
अभी याद आ रहा है 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ऐसे 320 का नाम अभी के लिए आप याद रखोगे, मटेरियलिटी इन प्लानिंग। क्या याद करोगे? अगर ऐसे 220 का शॉर्ट नोट अगर आता है कभी ऐसे तो फर्स्ट चैप्टर वाले पूरी पे ये भी लिखेंगे? नहीं, सिर्फ ये वाला लिख दो, बहुत है मीनिंग और ऑब्जेक्टिव। जब मैंने आपको बोला था शॉर्ट नोट जब आएंगे ना, समझ लेना खतरनाक क्वेश्चन है, पता ही नहीं चलता कितना लिख सके। खतरनाक के साथ साथ एडवांटेज भी है अगर आपको वो आता है। तो यहाँ पे आप मीनिंग में लिख दोगे 220 का नेम लगा के, और उसके बाद आपको ये 2 पॉइंट तो पक्का लिखने हैं जो बॉक्स में है। रीजन क्या है, इसमें मेन पैट वर्ड्स आपके दिए हुए हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑडिट रिपोर्ट इशू, ये। और इसके साथ अगर आप पहले चैप्टर में देखोगे और भी बड़ा सारा मसाला मिल जाएगा, ऑडिट एंगेजमेंट टीम, ठीक है, कॉम्पिटेंट और कैपेबिलिटीज। नहीं, उसके अगर आप चाहो तो एलिमेंट्स वो 6 लिख सकते हो, अंदर नहीं जाना आपको। तीसरा पॉइंट, इन दोनों के अलावा तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑडिट एंगेजमेंट टीम कैपेबल और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, और 2 पॉइंट आपको ये मिल गए, बहुत है इतना। क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट नोट आएंगे तो 4 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं। ये हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, शॉर्ट नोट्स हाईएस्ट 4 मार्क्स के, अदरवाइज 2, 3, 4। 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग। 300 सीरीज से हमको सबको सबसे ज्यादा नफरत होती है। 200 सीरीज लंबी है लेकिन अच्छी है, 500 सीरीज बड़ी है अच्छी है, 600 सीरीज तो बड़ी क्यूट है, 700 सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, वो तो करते ही बड़ा मजा आता है। बच जाती है आपके लिए 300 सीरीज, जिससे मतलब स्टूडेंट्स बड़ा ज्यादा ही खफा खफा रहते हैं। देखते हैं क्या है उसमें। ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग। मटेरियलिटी का मतलब इंपॉर्टेंट आइटम से ऑडिट की बेसिक क्लास में डिस्कस हुआ था। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या बताई थी आपको, नट बोल्ट। अगर वो टायर पंचर वाली दुकान है उसके लिए वो मटेरियल है, बहुत बड़ी कार बनाने वाली, बाइक बनाने वाली कंपनी है उसके लिए वो नट बोल्ट मटेरियल नहीं है। मेरे लिए 500 रुपए की गलती या उससे ज्यादा की गलती मटेरियल है। मेरे लिए 500 रुपए या उससे ज्यादा की गलती मटेरियल है, किसी के लिए 800 या उससे ज्यादा की गलती मटेरियल है। तो मटेरियलिटी हमेशा याद रखना, वो मटेरियलिटी आपकी डिपेंड होती है जजमेंट पे। मटेरियलिटी इज ऑलवेज जजमेंट बेस्ड। तो सबसे पहले तो आप यही लिख लो, मटेरियलिटी ऑलवेज जजमेंट बेस्ड। मटेरियलिटी ऑलवेज जजमेंट बेस्ड। मेरे क्लाइंट्स ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था 5%, उसको वो मटेरियल लग रहा था। मैंने कहा नहीं भाई 5% तो है ही नहीं, आपके लिए सिर्फ 2% ही रेलिवेंट है। मेरे हिसाब से मटेरियलिटी इतनी थी। मैं ऑडिट करने गया, मेरे पास हजारों वाउचर पड़े थे, अगर मैं सारे वाउचर चेक करने लग गया तो ऑडिट ही नहीं पूरी हो पाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना जो 500 रुपए के ऊपर वाले हैं ना, या फिर मैंने कोई मान लिया 2000 रुपए के ऊपर वाले हैं, मैंने मान लिया 5000 के ऊपर वाले हैं, कोई भी एक फिगर मान ली मैंने कंपनी के हिसाब से, उसके ऊपर वाले मैं वाउचर चेक कर लूंगा क्योंकि मेरे लिए वही मटेरियल है, और बाकी इमटेरियल है। इमटेरियल तो नहीं होंगे, खैर लेस मटेरियल होंगे। तो मटेरियलिटी हमेशा आपकी डिपेंड करेगी जजमेंट वाइज। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी या फिर ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी, इसका देखो मैंने बड़ा सारा ही टॉपिक डाल दिया, पिछली बार इतना टॉपिक शायद नहीं था। इसमें मैंने 1-2 पॉइंट क्या किया है, पीछे लास्ट में आ रहे थे 3-4 लाइनें, वहां से हटा के यहाँ पे लगा दी कि मटेरियलिटी का या प्लानिंग और मटेरियलिटी का कुछ भी टॉपिक आता है आपके पास इतना मसाला हो गया लिखने के लिए, अब कुछ भी लिख दो। तो सबसे पहला पॉइंट नंबरिंग करो इसकी, ऐसे 320 को नंबर 1, मिस स्टेटमेंट को नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले ऐसे 320 बीच में आके थोड़ा सा ज्ञान बांटता है ऑडिटर को कि ऑडिटर शुड कंसीडर द मटेरियलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑडिट रिस्क। क्योंकि जहां पे आपने मटेरियलिटी डिसाइड करी वही तो आपका ऑडिट रिस्क के साथ आप डिसाइड हो जाएगा। आपने मान लिया कि मैंने रखा 2000 रुपए के हिसाब से, तो 2000 से नीचे वाली जो गलतियां निकलती आएंगी या उससे क्या वाउचर, उसमें मेरे को पता ऑडिट रिस्क कम से कम है। तो मटेरियलिटी कहीं ना कहीं आपकी डिपेंड हो जाती है या लिंक हो जाती है ऑडिट रिस्क के साथ। जितनी मटेरियलिटी होगी आप अपने ऑडिट रिस्क के साथ उसको कंसीडर करते हो। छोटी फर्म में अगर आपने 2-2 हजार की पेमेंटों को इग्नोर कर दिया तो रिस्क हो गया। बहुत बड़ी कंपनी में आप 2000 को इग्नोर कर दो तो रिस्क कम है। तो मटेरियलिटी का सबसे पहला पॉइंट है
ऑडिटर को मटेरियलिटी डिसाइड या कंसीडर करके चलनी है ऑडिट रिस्क के साथ। पॉइंट नंबर 2, मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। मिस स्टेटमेंट्स चाहे वो ओमिशंस हो वो भी मटेरियली माना जाएगा इफ दे एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन। इसी को आप स्टार मार्क करोगे। मटेरियलिटी का मतलब आएगा तो इसकी पैट लाइन आपने ये लिखनी है, हर वो चीज मटेरियल है जिससे यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो सकता हो। बात ही खत्म। श्वेता के कल 500 रुपए गुम हो गए, मटेरियल है कि नहीं है? मटेरियल है ना। देखो श्वेता लो उससे, हाँ उसी ने तो उठाए थे। तो श्वेता के कल 500 रुपए गुम हो गए, उसके लिए मटेरियल है। मैं रहा करोड़पति, ठीक है, मैंने तो कल ऐसे मतलब मैंने भी पॉकेट वगैरह करी, मेरे तो 500 के 2-3 नोट चले गए, मेरे लिए मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं करोड़पति हूँ। तो डिपेंड करते हैं क्योंकि डिपेंड करता है सबसे पहले जिससे यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो जाए वो आइटम मटेरियल है। फिर उसके बाद मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है फॉर एन ऑडिटर टू इवेलुएट, क्या सब कुछ ट्रू और फेयर व्यू है कि नहीं। तो साइड पे लिखो ट्रू एंड फेयर व्यू। चौथा पॉइंट बोल रहे हैं मटेरियलिटी क्या है? मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये भी बढ़िया पॉइंट है। एंड अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स। 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहला बोला कि ऑडिटर को मटेरियलिटी रखनी चाहिए, ठीक है, डिसाइड करनी चाहिए ऑडिट रिस्क के हिसाब से। दूसरे में इन्होंने बोला हर वो चीज, हर वो ट्रांजैक्शन, हर वो अमाउंट मटेरियल है जिससे यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट होता हो। तीसरे में उन्होंने बोला जो ट्रू एंड फेयर व्यू को डिसाइड करता हो। चौथे में बोला प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से हो सकता है। मेरे लिए 5% के बैड डेट्स मटेरियल है, क्लाइंट के लिए 3% के लिए मटेरियल है। नेक्स्ट, ऑडिटर्स प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी रिलेटेड टू अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस का मतलब वही होता है एसेट और लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज, यानी कि जिस चीज के भी बैलेंस होते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी कि जर्नल्स। Auditor's preliminary assessment of materiality related to account balance, class of transaction help the auditor to decide such question like what items to examine, circle करो, whether to use sampling or not। चीज समझ में आई? मैंने देखा मेरी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में ना मेरा मेनली सामान जाता होता है विलेजेस में सेल होने के लिए। 95% मेरी सारी सेल विलेजेस में जाती है। अगर मैंने कुछ सेल शहरों में कर दी, अपने फैक्ट्री के आसपास कर दी, तो मैं उसको डिसाइड कर लूंगा कि वो मेरे लिए मटेरियल है कि नहीं। तो मेरे को उन आइटम को इतना ज्यादा चेक करना है कि नहीं। 2 तरीके हो सकते हैं। एक मेरे जैसा निकलेगा, मैं कहूंगा देखो मैं हूं प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म वाला बंदा, ठीक है, मैं कहूंगा यार वैसे तो सारी की सारी सेल आपकी विलेजेस में जाती है, 5% शहरों में क्यों गई? वैसे तो पिछले कई सालों में नहीं गई, तो मतलब मेरे को डाउट लग रहा है। तो मेरा जो मटेरियलिटी लेवल है उस हिसाब से डिपेंड कर देगा ना। अब मेरे को पता चल जाएगा कि वो आइटम मेरे को एग्जामिन करनी है कि नहीं। लेकिन सभी की सोच अपनी अपनी। वो कह रहे हैं यार 5% की तो बात है, 95% सामान कहाँ जा रहा है? अगर मैं हवा के साथ बह जाऊं तो देखा जाए तो सारी की सारी मेजर सेल तो वहीं पे है। अब मैं इन 5% पे उतना ध्यान दूंगा, इतना टाइम लग जाएगा। जहां पे मेन सेल हो रखी है क्यों ना उस वाले एरिया को देखो ना। तो डिपेंड करेगा प्रोफेशनल जजमेंट पे कौन सी आइटम आपको एग्जामिन करनी है, कौन सी नहीं करनी, जहां पे आपको रिस्क ज्यादा लग रहा होगा। क्या मुझे सैम्पलिंग यूज करनी है, मतलब कि 100 के 100 वाउचर चेक करूं कि 100 में से 70 ही चेक कर लूं कि उतने भी बहुत हैं? कैसे डिसाइड करोगे? मटेरियलिटी के हिसाब से। मटेरियलिटी आप एक अमाउंट डिसाइड कर लोगे, यार 500 से नीचे वाले वाउचर है ना, आप पहले ही क्लाइंट को बोल दोगे 500 से नीचे वाले वाउचर है उसकी मेरे को जो फाइल होगी वो मत देना, इतना नहीं है मेरे पास टाइम, बड़ी बड़ी अमाउंट। नेक्स्ट कह रहे जो ऑडिट मटेरियलिटी है वो प्लानिंग के टाइम पे और परफॉर्मेंस के टाइम पे डिफरेंट भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। पहले मैंने सोचा था 500 रुपए वाली आइटम है, ठीक है, मटेरियल, क्योंकि मैं पिछली जो ऑडिट करके आया था ना उसमें मैंने 500 रुपए रखा था। इस वाली कंपनी में मैं गया, इसमें नॉर्मली 6-7 हजार रुपए की जो ट्रांजेक्शन है वो आम ही हो रही है और वो भी इतने थाउजेंड्स में। तो मैंने बोला यार इतने तो मैं चेक ही नहीं करने वाला। तो कहीं ना कहीं डिपेंड हो गया। प्लानिंग में आप करके गए थे 500 रुपए के हिसाब से, अब आपने डिसाइड कर लिया 6000 के हिसाब से। और जो मटेरियलिटी है वो प्लानिंग के टाइम पे भी अप्लाई करोगे, परफॉर्मेंस के टाइम पे भी अप्लाई करोगे। और इन प्लानिंग द ऑडिटर मेक्स जजमेंट अबाउट द साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट दैट विल बी कंसीडर्ड मटेरियल। उसके बाद आप देख लोगे
कितने की मटेरियल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जांपल 3 एरर्स इग्नोर आउट ऑफ 20। आप सोच रहे हो यार टोटल 20 में से 2 या 3 गलतियां हो गई ना, ठीक है यार उसको छोड़ो। तो आपने कुछ एक साइज मेजर कर लिया। दिस जजमेंट प्रोवाइड द बेसिस फॉर असेसिंग द रिस्क, डिटर्मिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रैप। ये एंटी, इसको लिखो साइड पे, एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप। सेकंड में लिखोगे एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप। बस इतना पॉइंट आप याद रख लेना, बहुत है मटेरियलिटी का ऑडिट प्लानिंग के साथ। सबसे पहला पॉइंट था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हाथों से लिखो, ठीक है। लिखो फर्स्ट पॉइंट के साइड में कंसीडर विद रिस्क, कंसीडर विद ऑडिट रिस्क। कल आपका आते ही पहले थोड़ा सा टेस्ट होगा, कंसीडर विद ऑडिट रिस्क। दूसरे में आपने लिखोगे इकोनॉमिक डिसीजन, सेकंड में लिखोगे इकोनॉमिक डिसीजन। जितना लिखोगे उतना आगे बढ़ोगे। पहले में क्या लिखा है आपने, कंसीडर विद ऑडिट रिस्क, दूसरे में इकोनॉमिक डिसीजन, तीसरे में ट्रू एंड फेयर व्यू, फोर्थ में लिखोगे डिपेंड ऑन पी जजमेंट। मैं कितना अच्छा हूं ना, आपको छोटे छोटे वर्ड्स लिखवा देता हूं। देखो आपको पूरा प्रोफेशनल नहीं लिखना पड़ा, डिपेंड ऑन पी जजमेंट। ओहो हो। उसके बाद आपके पास है यूज सैम्पलिंग और नोट। यहीं से आपको याद हो जाएगा, यूज सैम्पलिंग और नोट। मतलब डिपेंड करेगा आपका कि कौन सी आइटम एग्जामिन करनी है कौन सी नहीं। डिफरेंस, अगला पॉइंट आप लिखोगे डिफरेंस। ऑडिट रिस्क या ऑडिट प्लानिंग या मटेरियलिटी प्लानिंग के टाइम पे कोई डिफरेंट हो सकती है और परफॉर्मेंस के टाइम पे अलग अलग। 7th पॉइंट भी बिल्कुल लिंक है कि दो अप्लाई लिखो, लास्ट 7th पॉइंट अप्लाई एट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। जल्दी से ऑडिट मटेरियलिटी के मीनिंग, पहला क्या था, ऑडिट रिस्क के साथ कंसीडर करो। दूसरा आपके पास था इकोनॉमिक डिसीजन, अगर उससे अफेक्ट होते हैं तो हर वो चीज क्या है, मटेरियल। तीसरा आपके पास था ट्रू एंड फेयर व्यू, दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। चौथा है मटेरियलिटी हमेशा डिपेंड होगी प्रोफेशनल जजमेंट से। उसके बाद है प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी का जो रिजल्ट है, तो अब वो चीज आपको देखोगे क्या आइटम एग्जामिन करनी है, क्या आपको सैम्पलिंग यूज करनी है कि नहीं। प्लानिंग के टाइम पे और परफॉर्मेंस के टाइम पे मटेरियलिटी डिफरेंस हो सकती है। और लास्ट में था साइज ऑफ मिस स्टेटमेंट, यानी कि 3 गलतियां आउट ऑफ 20 गलतियां। आप सोच के चलते हो यार ठीक है इतना तो हो ही जाता होता है। उसके बाद मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, सेम वही का वही टॉपिक आ जाएगा जो ऊपर चौथा पॉइंट था। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोफेशनल जजमेंट के आगे लाइंस डाल दी। ऑडिटर डिटर्मिनेशन, ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स। तो कह रहे हैं कि जजमेंट के हिसाब से होगा, जैसे जैसे उनकी नीड्स है मेरे को उस हिसाब से देखना है। अब अगर मैंने डिविडेंड गलत बंटवा दिया या ज्यादा बंटवा दिया, कम बंटवा दिया, तो क्या उससे यूजर का डिसीजन अफेक्ट होता है? डायरेक्टली अफेक्ट होता है, क्योंकि डिविडेंड तो मिलना है। रिकमेंडेशन अगर आपने कम कर दी तो जो शेयर होल्डर्स है उनको कम मिला तो उनका डिसीजन अफेक्ट हो गया। तो यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड मटेरियलिटी डिसाइड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू अज्यूम दैट यूजर, तो पहले तो आप ये देख के चलेंगे, यूजर सर्कल कर देना इसको, यूजर को। यूजर हैज द रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग, या दे स्टडी द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रीजनेबल डिलीजेंस, कि वो अपना प्रॉफिट को, बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स को ढंग से पढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से आपने मटेरियलिटी के ऊपर अपनी जजमेंट देनी है कि यूजर को ध्यान में रख के, कि यूजर को छोटी मोटी नॉलेज तो होती है। दूसरा एफएस, दूसरा आप मान के चलोगे यूजर को एफएस की नॉलेज है पड़ी, मटेरियलिटी की, मतलब कि एफएस कैसे प्रिपेयर हुई है, कैसे ऑडिट हुई है, उनको ये भी नॉलेज है। तीसरे में यूजर रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, तो तीसरे में आप ये देख के चलोगे यूजर को फ्यूचर इवेंट के बारे में भी वो ध्यान रख के चलेंगे कि हमारी गलती नहीं है, और इकोनॉमिक डिसीजन आपके रीजनेबल है कि नहीं है, ये भी ध्यान में रख के चलेंगे। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक सड़े हुए हैं,
देखो जो है सो है, टॉपिक सड़े हुए हैं, उसके बाद के कुछ टॉपिक्स आएंगे वो अच्छे अच्छे भी आएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को सड़े हुए हैं वो चाहे गले हो चाहे अच्छे हो, मुझे तो याद करवाने हैं, मुझे तो बोलना ही है। ऑडिट की मटेरियलिटी क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बेस है। तो इसमें सबसे पहला था कि यूजर को पता होना चाहिए, उस हिसाब से ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करेगा। और मटेरियलिटी लेवल कौन डिसाइड कर रहा है, ऑडिटर। क्या एज्यूम करके कि यूजर को सबसे पहले तो बिजनेस की या इकोनॉमिक डिसीजन की छोटी मोटी नॉलेज है पड़ी, उस हिसाब से ऑडिटर अपना मटेरियलिटी लेवल सेट करेगा। दूसरा, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर हुई है, ऑडिट हुई है, उसकी भी नॉलेज है पड़ी। तीसरा, कुछ अनसर्टेनिटी इनहेरेंट यानी जन्मजात है वो छूट नहीं सकती, तो वो भी पता होगा। और आगे जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो रीजनेबल होने चाहिए। अगला है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मटेरियलिटी। अब अगर मेरे को मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करना है ऑडिटर को, तो मैं क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखूंगा। पहले देखूंगा कुछ लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं लगी हुई, क्या उसके साथ कंपनीज एक्ट 2013 तो नहीं लगा हुआ। कहीं ना कहीं मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा ना, कानून क्या बातें कर रहा है, उसके बाद ही तो मैं कोई डिसाइड करूंगा। अब मैं ये सोच के चल रहा हूं कि ड्रग्स की ना 3 डीलिंग हो गई ना। देखो कंपनी तो बनाती है लोहा स्टील, ये कंपनी बनाती है, और कंपनी में कभी कभी, हमेशा नहीं, हमेशा वैसे ज्यादातर तो यही होता है, वो अपना स्टील ही खरीदते बेचते हैं, पर कभी कभी उनका मन करता है यार पैसा आ नहीं रहा, ज्यादा पैसा कमाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं। तो क्या मैं कभी कभी ड्रग्स बेचने वाली चीज को, क्या मैं मटेरियलिटी लेवल सेट कर पाऊंगा यहाँ पे, नहीं। वो तो पहली ट्रांजैक्शन ही मटेरियल हो जाएगी। कानून कह रहा है कि ड्रग्स की डीलिंग बैन है। मैंने बोला यार सर वो ना एक साल में ना 500 बार लोहा खरीदता बेचता है, इतने हजारों का इतना टैक्स बन जाता है उसका, बंदे ने एक दो बार ही तो ड्रग्स बेचा, चलने दो। तो क्या मैं उस हिसाब से मटेरियलिटी को इग्नोर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो यानी सबसे पहले आपको अपना लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को बीच में देखना ही पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने देखना पड़ेगा क्या वो ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट है कि नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसके हिसाब से आप अपनी मटेरियलिटी डिसाइड करोगे। और तीसरा, इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस या रिलेशनशिप को भी आप ध्यान में रखोगे। इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस का मतलब फॉर एग्जांपल डेटर का कोई बैलेंस, रिलेशनशिप मतलब कि आप इसको रेशियोज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, या किसी डेटर का हमारी कंपनी के साथ, क्रेडिटर का हमारी कंपनी के साथ, बैंक का हमारे साथ, या जीपी का प्रॉफिट मतलब रेशियोज वगैरह सेल के साथ। फैक्टर्स क्या है आपके पास, देखो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा काम एक हो सकता है कि मैं आपको याद करवा सकता हूँ। फैक्टर क्या है, मटेरियलिटी के। आपको मटेरियलिटी लेवल सेट करना है, यानी कि हम क्या सेट कर रहे थे कि 500 के नीचे वाले वाउचर जो है वो मैं चेक नहीं करूंगा, 500 के ऊपर वाले चेक कर लूंगा। दूसरा, क्या मेरे को कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हो गई, क्या उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, वहां पे मैं मटेरियलिटी को डिसाइड ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने। दूसरा, हर उस ट्रांजैक्शन जिसकी सिग्निफिकेंट बियरिंग हो रही होगी एफएस के ऊपर, उसको मैं डिसाइड, उसको ध्यान में रख के मैं मटेरियलिटी डिसाइड करूंगा। तीसरा, इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस या फिर उसके रिलेशनशिप। These factor may result in different level of materiality depending upon the matter being audited. सीधा ही वर्ड आ गया, डिपेंडिंग। अब आया आपके पास अगला अच्छे वाला टॉपिक, देखते हैं ये किसको समझ में आता है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। मैं चाहता हूं ये 5 बुलेट्स पढ़े जाएं अपने आप। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे इसको पीएम। पीएम की लॉन्ग फॉर्म दी हुई है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी देखना 5 ये पढ़ के किसको समझ में आता है।
किसी को लैंग्वेज समझ में आई? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मींस अमाउंट या अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी, मटेरियलिटी से कम, ठीक है। फॉर द एफएस एज होल, ये ठीक है। टू रिड्यूस द एप्रोप्रिएट लो लेवल द प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करनी है। पहली 3 लाइनें दोबारा से। ऑडिटर क्या कर रहा है? अमाउंट सेट कर रहा है विच इज ये याद रह जाएगा, पीएम इज लेस देन एम। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक इक्वेशन बना देते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन बना देते हैं, पीएम इज लेस देन मटेरियलिटी। लेकिन इक्वेशन ऐसी होती है, मैं मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूं, ठीक है। तो पहली 3 लाइनें तो यहाँ पे निकल के आई। इक्वेशन आपकी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर at less than the materiality for FS as a whole to reduce the audit appropriate level the probability, आपको probability reduce करनी है क्या की? that the aggregate of uncorrected या undetected misstatement exceeds the materiality। आपको ऐसी एक probability कम से कम करनी है जो exceed कर जाए गलतियां। 2 तरह की गलतियां होती हैं, अनडिटेक्टेड जिसको आप ढूंढ ही नहीं पाए, अनकरेक्टेड ढूंढ लिया उसको ठीक ही नहीं करवा पाए, दिस इज स्टिल द गलती ना। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने आप जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, पहली चीज आप पहले दिन ट्यूशन आए, आपको पहला चैप्टर ऑडिट का नहीं आता, इसको मैं बोलूंगा अनडिटेक्टेड, अभी आपको आता नहीं, मैंने करवा दिया फिर भी आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, टेस्ट ही नहीं दे पाए, अनकरेक्टेड। तो यानी कि 2 चीजें होती है, एक गलती को ढूंढना और एक गलती ढूंढ ली लेकिन उसको आपने अभी तक सुधारा नहीं। देखा जाए दोनों अभी सेम ही लेवल पे खड़े, एक मुझे गलती मिली नहीं, मिल गई तो अभी तक सुधारा नहीं है, तो दोनों सेम पे। उन दोनों को अगर मैं एग्रीगेट कर दूं, एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड नंबर 1 और अनडिटेक्टेड एक्सीड्स द मटेरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल। लिंक टूट गया ना? कैसे? फिर से अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मटेरियलिटी टू रिड्यूस द एप्रोप्रिएट लेवल द प्रोबेबिलिटी, यानी कि मेरे को प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने इस हद तक कि मेरी जो एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स है ना वो मटेरियलिटी क्रॉस कर जाए। यहाँ पे एक्सीड्स, डज नॉट एक्सीड नहीं है। तो यहां पे बच्चे फंस जाते हैं, उनको ये वाली लाइन समझ नहीं आती, कहते आप ये क्यों बोल रहे हो कि एक्सीड कर जाए। अगर मैं लाइन के हिसाब से देखूं ना, इन्होंने लाइन हाँ एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस में डाली हुई है। अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो वो कह रहे हैं कि उसे लाइन प्रोबेबिलिटी को तो रिड्यूस करना है ना, जिससे आपकी ये गलतियां मटेरियलिटी को एक्सीड कर जाए। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहां पे आता हूं, फिर मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। देखो वैसे इतना टॉपिक है नहीं कि मैं इसमें अकाउंट्स लेके आ जाता हूं, पर कहीं ना कहीं यही पूरे ऑडिट में 3-4 ऐसे कोई शब्द आते हैं, अगर मैं वो नहीं करवा पाया तो बाकी तो सारे ही करवा लेंगे, ठीक है। तो ये उनमें से एक है। P&L अकाउंट में देखो सेल क्या है 25 लाख, खर्चे हैं 20 लाख, नेट प्रॉफिट आ गया 5 लाख। मैं एक कोई बेंचमार्क आइटम ले लेता हूं जिसके हिसाब से टॉपिक लगता है ज्यादा खतरनाक हो गया था वो भी डर गई।
Thank you. ऑफ कर दे 2 मिनट, वहाँ पे ना ऑफ कर दो, उधर ऑफ कर दे 2 मिनट ना। चलो वेलकम बैक। थोड़ा स्क्रीन की दिक्कत रहेगी, लेकिन फिगर्स 2 ही बोलनी है मैंने। एक आपके पास सेल्स है 25 लाख की, और उसके बाद खर्चे हैं 20 लाख के। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख का आपके पास प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको एक बेंचमार्क लेना पड़ता है। बेंचमार्क का मतलब होता है ऐसी कोई एक आइटम ले लो जो सभी को बड़ी जल्दी समझ में आ सके। ठीक है, ऐसी कोई एक आइटम ले लो जो सभी को जल्दी समझ आ सके, यानी कि अकाउंटेंट्स या सीएस के अलावा या कॉमर्स बैकग्राउंड के अलावा जो नॉर्मल बंदों को भी, उनको सेल की फिगर समझ में आ जाती है, बड़ी जल्दी आ जाएगी। प्रॉफिट की फिगर समझ में आ जाएगी, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। मैं एक बेंचमार्क ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बेंचमार्क ले लेता हूं नेट प्रॉफिट को। और नेट प्रॉफिट आपके पास कितना था? नेट प्रॉफिट आपके पास था 5 लाख। अब मैंने ये मान लिया कि 5 लाख का, मुझे बताओ 5% कितना होता है? 25,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का 5% जो है, 5 लाख का 5% कितना निकल के आएगा? 25,000। तो मैंने इसको ना अपना मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया। क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने एक बेंचमार्क लिया। बेंचमार्क मैंने क्या लिया? बेंचमार्क मैंने लिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मैंने कितना लिया? उसका 5% मैंने मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया। अगर मैं कहूं नेट प्रॉफिट का 5% दैट इज 25,000 रुपए, तो ये जो 25,000 है मैंने अपने लिए मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया। मैंने सोचा कि इसके ऊपर की कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसके ऊपर का कोई भी फ्रॉड, कोई भी गलती, कोई भी ट्रांजैक्शन मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता। ये मेरे लिए क्या है? सारे मटेरियल। इतना समझ में आ गया? तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट का 5% क्या है? मटेरियल।
फिर परफॉर्मेंस मटेरियल क्या होगा, 25,000 से कम या 25,000 से ज्यादा, 25,000 से कम। इसको मैं दो तरीकों के हिसाब से बोल सकता हूं, या तो 25,000 का अगर मैं कहूं 60%, या फिर 25,000 का 60% कितना आता है 15,000, और अगर मैं कहूं 5 लाख का 3% कितना आता है 15,000। तो यानी कि इसको मैं कहने के लिए दो तरीकों से कह सकता हूं, या तो मैं बोल सकता हूं पूरे नेट प्रॉफिट का 3% पीएम हो जाएगा, क्योंकि 5% अगर एम था मटेरियल तो 3% क्या होगा पीएम, या फिर मैं कह सकता हूं एम का 60%, वो भी तो एक ही बात ही है, चीज समझ में आ गई ना। तो यानी कि ये तो मेरे पास मटेरियल अगर बन गया, मटेरियल मेरे पास बन गया 5% यानी कि 25,000, पीएम मेरे पास बन गया 3% ऑफ प्रॉफिट, 3% ऑफ एनपी यानी कि 15,000। तो 15,000 क्या है और 25,000 क्या है सर, 25,000 तो वो है जिसके ऊपर मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करने वाला, लेकिन 15,000 और 25,000 के बीच में यानी पीएम और एम के बीच की भी ट्रांजैक्शन को मैं कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट थोड़ी सी मानूंगा, और उसको भी वैसे ही इंपॉर्टेंस दूंगा जैसे मैं मटेरियलिटी को देता था, चाहे उतनी नहीं तो उसके थोड़ी सी लगभग उतनी ही। यानी मेरे लिए अब जो 15,000 से नीचे वाली है उसको मैं इग्नोर कर सकता हूं, 15,000 से 25,000 वाले के बीच की जो 10,000 की ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर मेरे को कॉन्शियस रहना है, 25,000 के ऊपर वाली तो मेरे को सारी चेक करनी है। ठीक है, तो मैं क्या बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप लोगों के पास जगह होगी तो आप भी लिख लेना। बेंचमार्क मैंने क्या ले लिया, नेट प्रॉफिट दैट इज 5 लाख रुपीज। उसके नीचे मैंने लिखा है मटेरियलिटी एम इज इक्वल टू 5% ऑफ एनपी दैट इज 25,000। उसके नीचे मैंने लिखा है पीएम इज इक्वल टू 3% ऑफ एनपी, उसके नीचे मैंने लिखा है पीएम इज इक्वल टू 3% ऑफ एनपी दैट इज 15,000 रुपए। तो मैंने क्या करना है, ठीक है, देखो पेपर में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 10 से 15 तक क्या करना है क्या करना है, आपके लिए बस मेरे को समझाना था फिगर लेके, तो वो मेरे को डिसाइड करना पड़ा। तो मेरे को 15,000 से नीचे वाली आइटम को मैं इग्नोर कर सकता हूं, 15 से 25 तक मेरे को थोड़ा कॉन्शियस रहना है, 25 के ऊपर तो सारी चेक करनी है। तो अब आप क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपकी कोई 15,000 रुपए तक की जो गलतियां हैं या 15 से 25,000 रुपए में जो गलतियां निकल के आई, चाहे वो अनडिटेक्टेड है चाहे अनकरेक्टेड है, वो इस हिसाब से रहनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम करनी है कि वो मटेरियलिटी को एक्सीड कर जाए, यानी कि अनडिटेक्टेड और अनकरेक्टेड जो मिसस्टेटमेंट्स हैं यानी कि गलतियां, क्या वो क्रॉस करनी चाहिए मटेरियलिटी को। पहले तो मुझे ये बताओ ना सीधे सीधे शब्दों में, क्या जो मेरी गलतियां हैं अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड, क्या वो कभी 25,000 को क्रॉस कर जाए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा नहीं, यानी कि वो गलतियां 25,000 को क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो यानी कि मेरे को उसकी तो प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करनी है। तो यानी कि आपको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा मटेरियलिटी लेवल से ऊपर अपन ने नहीं जाना। इसको अब मैं टेक्निकल सेंस में बोल रहा हूं, अगर मेरे को 25,000 से गलतियां मेरी ऊपर ना जाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम करनी है। अब मैं दोबारा से लाइन को पढ़ के देखता हूं, अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी, ऑब्वियस है ना, मटेरियलिटी से कम ही तो सेट करना पड़ेगा मेरे को लेवल, ताकि वो उसकी गलतियां उससे एक्सीड ना कर जाएं। टू रिड्यूस द एप्रोप्रिएट लो लेवल द प्रोबेबिलिटी, क्या हो रहा है आज आप लोगों को, सभी गिर रहे हैं ना, ठीक है। तो अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर लेस देन द मटेरियलिटी, पहला पॉइंट। दूसरा, क्यों, ताकि रिड्यूस की जा सके प्रोबेबिलिटी, क्या की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस की जा सके कि आपकी गलतियां मटेरियलिटी लेवल को एक्सीड कर जाएं, ऐसी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करना चाहिए। पिछला रिवीजन बैच था, उनको ये चीज समझ ही नहीं आई, कहते सर आप अभी कह रहे हो कि मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और यहां पे तो कर रहा है कि एक्सीड मटेरियलिटी। भाई कनेक्टेड है ना वर्ड रिड्यूस प्रोबेबिलिटी के साथ, कि जो आपकी अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड गलतियां हैं वो मटेरियलिटी लेवल को एक्सीड कर जाएं, सिर्फ वो इतना देख रहे थे। भाई साथ साथ पीछे वाला पॉइंट भी तो देखो, वो कह रहे हैं कि एक्सीड कर जाएं, ऐसी किसी भी प्रोबेबिलिटी को आपने कम से कम रखना है, यानी कि जो आपको पीएम है ना, पीएम में अनडिटेक्टेड भी हो सकता है अनकरेक्टेड भी, वो हमेशा मटेरियलिटी से कम होना चाहिए। अब एक बार फिर अपने आप पढ़ के देखो, समझ में आती है ये लाइन। आगे समझ में, अमाउंट और अमाउंट सेट बाय ऑडिटर, इसको लिखो 15,000 ब्रैकेट में लिख देना पीएम, अमाउंट सेट बाय ऑडिटर को लिखो ब्रैकेट में 15,000 और पीएम, मटेरियलिटी को लिखो 25,000
बिल्कुल ठीक है कि 15,000 तो हमेशा लेवल 25,000 से नीचे ही रहना चाहिए। टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, या आपने इसको कट कर दो, मैं आपको बताता हूं, एप्रोप्रिएट लो को कट कर दो, टू रिड्यूस द, बस बोल्ड वाला ही रहने देना, टू एन एप्रोप्रिएट लो लेवल को कट ही कर दो, इतना मुश्किल आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड, अनकरेक्टेड को नंबर 1 डालो, अनडिटेक्टेड को नंबर 2, इन दोनों को कंबाइंड करके लिखो मैक्सिमम 25,000, यानी कि ये आपकी 15,000 से 25,000 वाली लिमिट आई है, पीएम वाली लिमिट, और फिर से मटेरियलिटी को लिखो 25,000, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा गलतियां कहां तक बर्दाश्त कर सकते हो, 25,000 तक। उसके बाद आप सारी ट्रांजैक्शन को ढंग से चेक करोगे, गलतियां बर्दाश्त नहीं करोगे फॉर एफएस एज अ होल, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पी एंड एल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है क्या? होता है। तभी तो मैंने वहां पे पी एंड एल अकाउंट लिया और सेल या फिर नेट प्रॉफिट की फिगर ले ली। इक्वेशन आपके पास ये बन रही है, अनकोरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट को ऐड कर दो, वो हमेशा लेस देन मटेरियलिटी रहनी चाहिए। If applicable, performance materiality also refer to the amount or amount set by the auditor at less than the materiality level for a particular class of transaction। यहाँ पे आप इसके साइड पे लिखोगे, ऊपर क्या था फॉर एफएस एज अ होल थे ना, यहाँ पे है, इसके साइड पे फिर से लिखो पीएम, इक्वेशन डाल देना, पीएम लेस देन एम, पीएम लेस देन एम फॉर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स कोमा अकाउंट बैलेंस। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल वाइज, कह रहे हैं कि ऊपर था एफएस एज अ होल भी आपका पीएम हमेशा एम से कम रहना चाहिए, यानी कि गलतियां, अगर बात करूं ना पीएम क्या है, सिंपल शब्दों में खत्म करूं अगर मैं इस टॉपिक को, पीएम आपकी है अनकोरेक्टेड या अनडिटेक्टेड वाली गलतियां, वो हमेशा मिसस्टेटमेंट से नीचे रहनी चाहिए, तभी तो आप बर्दाश्त कर पाओगे। अगर मटेरियलिटी लेवल से ऊपर चलेगी फिर तो आप बर्दाश्त ही नहीं करोगे। तो पीएम शुड बी हमेशा लेस देन एम। ऊपर था एफएस एज अ होल के लिए, बॉक्स के नीचे फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी इंडिविजुअल लेवल पे। उसके बाद है डिटरमिन द मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कैसे आप डिसाइड करोगे, कह रहे व्हेन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो पहले इन्होंने बोला ओवरऑल स्ट्रेटेजी के टाइम पे अपनी मटेरियलिटी एज अ होल डिसाइड कर लेना, ठीक है। और उन्होंने अब दूसरी लाइन में बोला हर वो आइटम मटेरियल या पीएम रहेगी जो इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर जाए यूजर को। और तीसरे में है इंडिविजुअल लेवल पे, तीसरे में ऑडिटर शैल आल्सो डिटरमाइन द मटेरियलिटी लेवल टू बी अप्लाइड टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। आगे रिवीजन, रिवीजन का मतलब होता है चेंज करना। तो सबसे पहले उन्होंने बोला अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो रही हैं तब आपको मटेरियलिटी लेवल भी आपका चेंज करना पड़ सकता है, यानी कि पहले आप 5% गलतियां, देखा जाए अभी अपन ने अपनी एग्जांपल में क्या लिया था, नेट प्रॉफिट का 5% आप बर्दाश्त कर लोगे, यानी मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया। सोच के देखो कंपनी सत्यम जैसी है, बहुत ही सेंसिटिव, जहां पे दिन दिहाड़े आपके फ्रॉड के केसेस रोज बाहर निकल के आते हैं, उतनी तो सेल नहीं होती जितने फ्रॉड आ जाते हैं। तो वहां पे आप 5% गलतियां भी बर्दाश्त कर लोगे, वहां पे तो आप 1% गलती भी बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर सिचुएशन आपकी डिमांड करेगी तो आपको मटेरियलिटी रिवाइज करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑडिट के दौरान, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पिछली मटेरियलिटी के साथ चलते रहोगे कि रिवाइज करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी। तीसरा है अगर ऑडिटर को लगता है इफ ऑडिटर कंक्लूड्स लोअर मटेरियलिटी फॉर एफएस इज एप्रोप्रिएट फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि इंडिविजुअल वाइज, तो then initial determined then auditor shall determine whether it is necessary to revise। कह रहे हैं जब प्लानिंग में हमने देखी थी और अब देखी है थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो वो देख लेगा क्या मेरे को चेंज करने की जरूरत आ रही है कि नहीं आ रही। एग्जांपल भी आगे यही थी, ठीक है। रिवीजन में पहला था अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं तब आपको जरूरत पड़ सकती है, क्लाइंट से आपको न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ मिल सकती है, तो प्लानिंग के टाइम पे आपने कुछ और देखा था, अब आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है या कुछ और मटेरियलिटी लेवल सेट किया, तब भी आप चेंज कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था हर स्टैंडर्ड में पहला पॉइंट आता है स्कोप या ऑब्जेक्टिव, लास्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। ये वही है क्या कि डॉक्यूमेंटेशन करोगे कि मैंने एफएस एज अ होल के लिए कितना मटेरियल लेवल सेट किया, लिखो फॉर एग्जांपल 5% ऑफ एनपी। आज से 2 या 3 बैचेस पहले भी मैंने सेम एग्जांपल दी थी, फिगर अलग लिए थे। 5% पीएम एम लिया था मैंने, 3% मैंने लिया था पीएम। मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला बीच में से सर ये 5% कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये 5% मेरे दिल और दिमाग में लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये मन से था।
कई बार बच्चों के लिए वो निकल आता है ना 5% दिया कहाँ हुआ है, हमने तो पूरा मटेरियल वाला टॉपिक ही पढ़ लिया तो दिया ही नहीं हुआ था, तो वो दिल से था, मन से था। ओके। तो कह रहे हैं कि क्या आपको मटेरियलिटी लेवल की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। पहला है एफएस एज अ होल के लिए जो मटेरियलिटी लेवल सेट किया वो भी। फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, जर्नल। अकाउंट बैलेंस का मतलब होता है लेजर यानी कि बैलेंस शीट की आइटम्स। डिस्क्लोजर जो नोट्स टू अकाउंट्स में आप डिस्क्लोज करते हो उसके लिए भी अलग अलग मटेरियलिटी लेवल सेट करके चलना। पीएम क्या सेट किया था, लिखो 3% ऑफ एनपी। ये कह रहे हैं कि इन सभी का आप अपने पास डॉक्यूमेंट करके रखना, अपने पास कागज रखना। और फिर कोई भी आपने रिवीजन किया है ऊपर वाले ए से सी पॉइंट में, मटेरियलिटी एफएस एज अ होल के लिए, फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर के लिए, कोई भी पीएम के लिए, और किसी भी में चेंजेस किए हैं। अगला टॉपिक बेंचमार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेंचमार्क का मतलब फॉर एग्जांपल क्या होता है बेंचमार्क, जैसे शर्मा जी की बेटी के 97% आए, दिस इज द प्रैक्टिकल बेंचमार्क विद ऑल ऑफ अस, हैपेंड नॉट इन अ वंस बट रेगुलरली, है ना, इन लाइफ होता रहता है ना, उसकी बेटी ने इतना लिया, उन्होंने इतने लिए। कहीं ना कहीं श्वेता मना कर रही है, लेकिन आपका दिल बोलता है कि कई बार हुई थी ये बातें। देखो, जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो आपके चेहरे से बयान होता है। तो ये चीज हमारी रहती रहती है कि कभी 97% उसके आए, उसको देख ले, वो शादी पे इतनी सुंदर लग रही है या लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बेंचमार्क डिसाइड कर देते हैं ना। सलमान खान की बॉडी एक बेंचमार्क है, उसके बाद रेवोल्यूशन चल पड़ा इंडिया में पिछले 20 सालों में। तो बेंचमार्क क्या है, कोई एक पर्टिकुलर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसके हिसाब से आप परसेंटेजेस लगाते रहो। सर बात करो अकाउंट्स के बेंचमार्क की, सेल, प्रॉफिट। हमने इस बार अपना बेंचमार्क क्या लिया था अपने एग्जांपल में, नेट प्रॉफिट, जो सबको समझ आ जाता है। उसके ऊपर अपने 5% मटेरियल भी लगा लिया, एक परसेंटेज, पीएम भी उसके ऊपर लगा लिया। स्टैंडर्ड सेट बाय एनी आइटम बाय विच समथिंग कैन बी कंपेयर्ड, कंपेयर्ड वर्ड आ रहा है, ध्यान से देखो, कंपेयर्ड, शर्मा जी की और वर्मा जी के बेटा। मेजर और जज, आपको आपके नंबरों के साथ जज किया जाता है +2 तक, तो बिल्कुल ही। टाटा कंपनी है सेट द बेंचमार्क फॉर इट्स एथिकल एंड फेयर वर्क एनवायरनमेंट, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो जहां पे बेंचमार्क का मीनिंग था स्टैंडर्ड सेट फॉर एनी आइटम था ना, एनी आइटम लिखो, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट, हमारे केस में तो नेट प्रॉफिट था। उसके बाद है चूजन बेंचमार्क। चूजन बेंचमार्क के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कहां से आप बेंचमार्क चूज कर सकते हो, जनरली चूजन फ्रॉम द रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा लाइक प्रायर पीरियड, या कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट से, फाइनेंशियल पोजीशन में से, पीरियड टू डेट। पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब होता है आज की डेट तक का, जब तक आप उसको चूज कर रहे हो, या किसी बजट से भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर डिटरमाइन अ परसेंटेज टू बी अप्लाइड, फिर एक फिक्स्ड परसेंटेज जैसे 5% आपने उसके ऊपर लगा ली, तो उसको आपने कंपेयर करके देख लिया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इम्प्लीकेशन क्या होता है, इम्प्लीकेशन बस वही जो आपने चूज करके देख लिया, परसेंटेज को उसके ऊपर मल्टीप्लाई करके फिगर आ गई, इम्प्लीकेशन हो गया। यूज ऑफ बेंचमार्क, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेनली जो आते होते हैं आपके पास आते हैं फैक्टर्स, एग्जाम में बहुत बार आता है फैक्टर्स वाला क्वेश्चन। कह रहे हैं मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, बिल्कुल ठीक है। आपने सोचा था नेट प्रॉफिट का 5% मटेरियल है, मैं ऑडिट करने गया, मैं कहूंगा मेरे लिए 8% इंपॉर्टेंट है, मेरी मर्जी। और ए परसेंटेज इज ऑफन अप्लाई टू चूजन बेंचमार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइन द मटेरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल। जैसे आपका आया था मटेरियलिटी लेवल 25,000, आपने सोचा 25,000 के नीचे वाले वाउचर आएंगे, भाई देना मत मुझे, मेरे आर्टिकल्स को देते रहो। वो बैठे क्या करेंगे 15 दिन, टिक टिक खेलेंगे। आप क्या करोगे, आप 25,000 के बाद वाले में लेजर स्क्रूटनी करोगे, जितने में आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी वो रिपोर्टें लेके आएगा, सर इसने प्लांट और मशीनरी की जगह सिर्फ प्लांट लिखा है, तो ऐसे टिक्कम टिक खेल के वो 15 दिन अपना बिता लेगा, आप अपनी ऑडिट कर देना, है ना। यही तो होता है, पहले पहले तो आपको टिक्कम टिक खिलाया जाता है। अब बात हो रही है आगे हंस रहा है तो अब बात हो रही है कि जो आपने बेंचमार्क चूज करने हैं, क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अब मैंने नेट प्रॉफिट चूज किया था, आपको पता है ना, हर किसी को समझ में आ जाएगा। P&L में ना एक आइटम होती है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, एक आती है डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एक आता है डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये अकाउंट्स के सबसे मुश्किल 3 शब्द मैंने बोल दिए बाकी सारी चीजें आसान होती है, ये चीज आपसे ये फाइनल तक जाके अच्छे से सीखते हो। लेकिन इंटर में अब आपके पास मैट का और डीटीए का टॉपिक आ चुका है, AS 22।
तो आप सीख जाओगे। हमारे लेवल पे तो पता ही नहीं होता था। एक बार मैं ऑडिट पे जा रहा था, मैं जीरकपुर मतलब राजपुरा से बद्दी जा रहा था, तो मैं जीरकपुर पहुंचा। मतलब मैं कैब में ना, हम 2-3 जने होते थे, बड़ी वो मारता था मैं तो चोट। मेरा दोस्त जॉब कर रहा था, आज वो पता नहीं कहाँ पहुंच चुका है, मैं कहाँ हूँ, वो तब से जॉब कर रहा है। तो हमारे साथ एक और भैया होते थे, वो कहते थे, हम आपस में बातें करते रहते थे ना, बड़ी शेखियां मारता था। मैं सीए कर रहे हैं भाई, मैं ऑडिट पे चला यार, आज अपने लिए जूस आया था। फिर मैं उसको बोलता था यार आज ना तू रात को अकेला चला जियो, मैंने गेस्ट हाउस में सोना है आज। मतलब शेखियां मारता था। हमारे साथ फिक्स थे बंदे ना सेम। एक दिन ना एक भैया मुझे बोल पड़े, कहते सर आप सीए कर रहे हो ना? मैं क्या हाँ, जैसे भैया बोल रहे, कहते भैया आप सीए कर रहे हो ना? मैं क्या हाँ सीए कर रहा हूँ। कहते यार मैं भी अकाउंटेंट हूँ। अब वो रहा मुझसे कम से कम 8-9 साल बड़ा, तो सोचो मैं तो फर्स्ट ईयर आर्टिकल था, उसको कितनी नॉलेज होगी। आपकी डिग्री तो डिसाइड ही नहीं करती है ना, आपका तो एक्सपीरियंस या वर्क नॉलेज डिसाइड करती है अल्टीमेटली। तो कहता ट्रायल बैलेंस P&L देखते ही हो गया आप ये वो। मैं क्या सर हाँ रोज ही अपना यही तो काम है। कहते उस बंदे की मतलब कॉन्फिडेंस देख लो या जो मर्जी लगा लो, या मुझे मेरा लेवल उसने दिखाना था। उसने ना अपने फाइल निकाली, उसमें से निकाला एक P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। कहता यार इसमें ना एक तो मेरा डेफ टैक्स एसेट कुछ या लाइबिलिटी का कुछ क्रिएट हो रहा है, मेरे को बताओ मैं इसके ऊपर मैट कैसे डिसाइड करूं, और मैट में मेरे को ये चीज माइनस कर। मैं क्या मैट सर मैट क्या? कहते आप सीए कर रहे हो ना? कहते वो मिनिमम टैक्स। मैं क्या अच्छा। मैं क्या सर अभी तक ना ये हमारे सिलेबस में ना आया नहीं है, तो अभी हम ना अभी रिटर्न चेक करते हैं, ये नहीं। कहते रिटर्न भी तो फिर इसके हिसाब से मैच हुई होंगी ना कुछ तो इंटरलिंक्ड होता है। सर मैं आपको फिर बताऊंगा अभी जीरकपुर आके। तो सोच के देखो, अगर मैं वो मैट वाली आइटम के हिसाब से 5% निकालने लग जाऊं और 3%, जिस चीज को पता ही नहीं है बंदों को तो ये पता है प्रॉफिट इतना है, सेल इतना है, प्रॉफिट का इतने परसेंट डिविडेंड बांट देना भैया, हमें बस इतना ही पता है। आपको मैट का 3% मटेरियल है, शेयर होल्डर मीटिंग छोड़ के भाग जाएंगे, कहीं क्या बात कर रहे हो मैट की, डीटीए की, डीटीएल। तो यानी कि आपको बेंचमार्क चूज करते हुए कोई ना कोई ध्यान में रखना पड़ेगा ना, सभी को चीज समझ में आ जाए। तो जो आपने अपने एग्जांपल में क्या बेंचमार्क लिया था, नेट प्रॉफिट। मैं सेल भी ले सकता हूं, मैं कैश बैलेंस ले लेता हूं, मैं स्टॉक का ले लेता हूं। तो ऐसी चीज लो जो सभी को जल्दी समझ में आ सके। तो यही वो फैक्टर्स हैं कि बेंचमार्क चूज करते हुए कौन से फैक्टर आपको देखने हैं। सबसे पहला है एलिमेंट ऑफ एफएस, ऑब्वियस है, बैलेंस शीट या P&L में से कुछ चूज कर लेना। दूसरा है देयर आर आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ यूजर ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटीज टेंड टू बी फोकस्ड। आप यूजर का कहां पे अटेंशन फोकस करना चाहते हो, ठीक है। जैसे नेट प्रॉफिट बड़ी अच्छे से उसको समझ आ जाएगा, और सेल, ये दो चीजें। फिर आप देखोगे नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, उनका खुद का लाइफ साइकिल क्या चलता है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। क्या क्या 3 चीजें हुए, पहले एफएस के एलिमेंट में से चुन लो। दूसरा है जिससे यूजर्स की अटेंशन पे फोकस किया जा सके। तीसरा है नेचर ऑफ एंटिटी, उसके ऑपरेशंस, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंडस्ट्री क्या है। चौथा है कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उस हिसाब से डिसाइड कर लेना। कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर, अगर फाइनेंशियल कंपनीज है तो अब ज्यादा से ज्यादा लोन और एडवांसेस को चूज कर लेना जिसमें वो डील करते हैं। और वोलेटिलिटी, फिर आप देखना कि वो वाली आइटम ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं होती। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आइटम्स फ्लक्चुएट होती रहती हैं। स्टॉक आज मेरे पास 5 लाख का है, कल को सेल हो गया तो 2 लाख का रह जाएगा। कल को आपने ट्रिपल स्टॉक और खरीद लिया तो वोलेटाइल होता रहेगा ना। तो ऐसी आइटम जो ना जो ज्यादातर फिक्स्ड रहे, मतलब वोलेटिलिटी कम हो। तो 5 आपके पास फैक्टर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्या क्या है, पहला एलिमेंट्स ऑफ एफएस, अटेंशन ऑफ यूजर्स जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, नेचर ऑफ एंटिटी, रेलेवेंट इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डिसीजन या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटम्स जो भी है। उसके बाद कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर, और लास्ट में है वोलेटिलिटी ऑफ आइटम्स। इसी के साथ आपका स्टैंडर्ड भी खत्म हुआ और चैप्टर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मटेरियलिटी कंसेप्ट। सबसे पहले मटेरियलिटी बताओ, फैक्टर्स विच एक्ट एज गाइडिंग फैक्टर टू दिस कंसेप्ट। तो इसमें क्या थे, वो मटेरियलिटी और प्लानिंग वाला सारा लिख देना अपने। शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग इन आइडेंटिफिकेशन एंड एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, ये अभी अभी जो खत्म हुआ है। 20th क्वेश्चन भी सेम है, उसका और वाला भी सेम है। तो देखो 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो 19, 20, 21 सारा देखो बेंचमार्क के फैक्टर्स ही पूछे हुए हैं। 21 क्वेश्चन में देखो, पहले तो इन्होंने बोला धोनी वाज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ आईपीएल लिमिटेड एंड इंटेंडेड टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल। अभी तक हमें लग रहा है वो मटेरियलिटी की बात कर रहा है,
गाइड हिम द फैक्टर्स फॉर चूजिंग द बेंचमार्क। कैसे खेलते हैं ये चीज मैं आपको कल भी बता रहा था। ऊपर वाली लाइन में हमें लगता है पहली 2 लाइन तक मटेरियलिटी के बारे में कुछ पूछने लगेंगे, लेकिन आखिरी बॉल पे लग गया छक्का। ठीक है, जहां पे आउट होने की संभावना थी या फिर छक्का लगने की संभावना थी, वहां पे आउट होने के आपको कहीं ना कहीं थोड़े से पॉइंट आगे है शोर नोट ऑन ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। कर लिया ये हमने, बिल्कुल कर लिया है। और अगला टॉपिक आपका रिवीजन के ऊपर है, री इवेलुएट द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। ही वांट्स टू, लास्ट लाइन रीड कर रहा हूं, ही वांट्स टू री इवेलुएट, तो ये रिवीजन वाला टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है ट्रू एंड फॉल्स में। ऐसे 315 has the purpose to establish standard to form the procedure to be followed to have underlying the entity and environment। याद है आपको ये क्या टॉपिक थे? ऐसे 315 में डिस्क्रिप्शन के साथ वाला, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस वाला, जिसमें एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड। देखा, मुझे याद आ रहा है, मैं कहता हूँ रोज मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अब आएगा ना मजा, आंसर अगले पेज पे है। मेरे को ऐसे खेल के मजा आता है। पिछला तो आंसर साथ में था, आपको जल्दी पता चल गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process but closely interrelated since the changes in one may result रिलेशनशिप का 4th या 5th पॉइंट था ये, लास्ट वाला पॉइंट 5th वाला। चलो ये तो आसान था ना। अगला बताओ, आंसर छुपा के, फोन रखो अपना ऊपर, आंसर्स छुपा के। ऐसे तो कोई भी बता देगा, ऐसे तो मैं भी बता दूंगा। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अनुज बताएगा। एस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान इज प्रीरोगेटिव ऑफ द मैनेजमेंट। देखो ऑडिट प्लान तक तो ठीक था तो यहां पे इन्होंने बोला प्रीरेगेटिव, यानी कि ये कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं थोड़ा फ्लक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, नेगेटिव सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो यानी कि मैनेजमेंट के, मतलब आपने ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान बनाई है, जहां पे मैनेजमेंट अगर मैं कहूं बीच में आ रहा है तो ट्रू है कि फॉल्स है? तो फॉल्स है। अगर मैं कहूं सिर्फ प्लान तक क्वेश्चन होता ना तब ट्रू था, लेकिन अगर मैनेजमेंट बीच में आ रही है तब ये फॉल्स बन गया। 4th पॉइंट फिर से अनुज बताएगा, ये तो मैंने बता दिया था। मटेरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल एंड इफ एप्लीकेबल materiality level for particular class of transaction accountable and disclosure does not need any revision। false, क्योंकि रिवीजन की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 अनुज, प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट। अनुज बोलेगा सिर्फ false। राघव false। कोमल false। फॉल्स क्यों? Continuous। कॉन्टिन्यू या इटरेटिव प्रोसेस था, ये डिस्क्रीट फेस नहीं है। नेक्स्ट श्वेता 6, ये क्वेश्चन है वैसे, ये ट्रू फॉल्स था ही नहीं। अगले क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि ये ना टॉपिक देखो हुआ क्या था, जो आगे टॉपिक्स थे वहां पे डालना रह गया था, तो ये मेरे को क्वेश्चन में अटैच करना पड़ा, मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क को। लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये डिस्कस कर लिया था, जब ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा तब आपका मटेरियलिटी लेवल कम रहेगा, क्योंकि आप गलतियां कम से कम बर्दाश्त करोगे। कई बार हमें लगता है ऑडिट रिस्क ज्यादा, मटेरियलिटी ज्यादा। देखते हैं आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक ना वर्ड आएगा आपके पास, कहीं पे लिखा हुआ है ये वाला शब्द। हाँ बिल्कुल, यही मेरे को शब्द दिखाना था, कहीं ना कहीं आपको ना मिल जाएगा ये, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऑडिट रिस्क वाला, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको खुद को रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 श्वेता, अ वेल डिजाइंड एंड ड्राफ्टेड ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटजी which takes care of all uncertainties and condition need not be changed during the course of audit। false है, ठीक है। पहले श्वेता ने पहले आंसर बता दिया है, मतलब रीजन है ना। तो पहले आपको वैसे क्वेश्चन पेपर में क्या लिखना है, पहले आपको आंसर लिखना है, फिर उसके बाद रीजन। कोमल नेक्स्ट।
ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया 6 वाला, हम उन चीजों को मटेरियल काउंट करते हैं ना उन फॉर्म्स में जिसमें ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा। तो हम ज्यादा चीजों को मटेरियल लेंगे, तो ये पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पे मटेरियल लेवल मेरे को कैसा रखना है, मटेरियल लेवल मैं कम रखूंगा, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किया, क्योंकि अगर मैं कहूँ अगर किसी कंपनी में ऑडिट रिस्क ज्यादा है तो मैं 3 गलतियां या 1 गलती कौन सी बर्दाश्त कर पाऊंगा, सिर्फ 1। अगर ऑडिट रिस्क कम है मैं कहूंगा 3 गलतियां भी बहुत हैं। ये आ गया क्वेश्चन 9th, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, फॉल्स। ये था जो मैंने कहा था ना, कहीं एक लाइन तो लिखी हुई है, क्योंकि एक्चुअली मेरी बुक है ना, इसको मैंने ही शायद बनाया था, तो मेरे को पता था एक लाइन कहीं ना कहीं आती है, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था। अब कहीं दिया हुआ देयर इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन इस वजह से जब ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा तो आप मटेरियलिटी कम रखोगे, क्यों, कम आइटम बर्दाश्त करना चाहोगे। ये वाली लाइन आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेना। आज आपको मैं सामने बैठा हूं तो हो जाता है, 3 महीने बाद फिर आपको लगेगा नहीं ये तो गलत है ना, तो आप ये लिख लेना, ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा तो हम गलतियां कम एक्सेप्ट करेंगे, कम टॉलरेट करेंगे। सो इनवर्स रिलेशन लिखो, इसको इसी के साइड पे लिख दो। अगर ऑडिट रिस्क ज्यादा हुआ, अगर ऑडिट रिस्क ज्यादा हुआ तो गलतियां कम टॉलरेट करेंगे। ऑडिट रिस्क ज्यादा, गलतियां कम टॉलरेट, हेंस इनवर्स रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 राघव बताएगा। राघव लिख लिया ये? सर लिख रहा हूं। Not a discrete phase but rather a continual or iterative process. Correct. There is no relation between audit plan and knowledge of client business. गलत, क्योंकि टॉपिक ही था, टॉपिक का नाम याद है? डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होती दो, पूरे टॉपिक का नाम डिटर्मिनेशन था। अच्छा, प्लान। राघव या तो पूरा बोला करो या आधा भी मत बोला करो, बाकियों को हिंट मिल जाता है। सही था, ये डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान था। इसके अंदर 2 टॉपिक थे, डिस्क्रिप्शन का पहला पॉइंट बता दो मैं मान जाऊंगा। दूसरा, पहला क्या था, फिर तीसरा क्या था, फिर अदर रैप, चौथा क्या था, ऑडिट स्ट्रेटजी, गुड। पॉइंट नंबर 11 हो गया, ठीक है। एमसीक्यूज अपने आप करके देखो, चलो घर से कर लेना। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर खत्म। कल हम इस चैप्टर की पहले रिवीजन करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा थर्ड, और थर्ड चैप्टर पे कल आप माथा टेक के आना, ठीक है, अच्छे से। बड़ा है बड़ा आसान, सारे स्टैंडर्ड्स ही हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।